Assalamu alaikum, hello everybody, and quickly, acids, alkalis and salts, chapter number 6, synth textbook board, class 8. Alright, अच्छा इससे पहले हम 5th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. ये एसिड्स, अल्कलीज एंड सॉल्ट्स ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. और एसिड्स के बारे में, अल्कलीज के बारे में, और सॉल्ट्स बेसिकली ये जो है ना ये एसिड और अल्कलीज की कम्बिनेशन से बनता है, सॉल्ट एंड वाटर. इसको न्यूट्रलाइजेशन का भी प्रोसेस कहते हैं. आगे हम इसको डिस्कस करेंगे अगर हुआ इसमें तो जनाब एसिड्स क्या हैं, अल्कलीज क्या हैं, चलें इसको डिस्कस करते हैं. एसिड्स जो है ना हमारे आसपास हर जगह हैं. अल्कलीज भी आपको मिल जाएंगी. अल्कलीज से मतलब यहाँ पे कभी इनको अल्कलीज कहते हैं, कभी इनको बेस का नाम भी दिया जाता है. एक मिनट, मैंने इसको ड्रॉ तो किया ही नहीं. यस, हियर इट इज़. इसको बेस भी कहते हैं. अल्कलीज कह लें आप या इसको बेसिस कह लें, ठीक है. हाँ, तो आप ये देखें जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई और ये फिज़ी ड्रिंक्स और ये सिट्रस फ्रूट्स, ये इनके अंदर एसिड्स होता है कोई ना कोई. आप ये देख लें सेब के अंदर होता है ये थोड़ा सा वो हो रहा है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ. मैलिक एसिड होता है सेब के अंदर, याद रखिएगा, MALIC, मैलिक एसिड, ठीक है. और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं ना, लाइक लेमन, ऑरेंजेस और जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है. और विटामिन C भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है. और ये ग्रेप्स के अंदर होता है टार्टेरिक एसिड, TARTARIC, टार्टेरिक एसिड्स. तो ये चीज़ें जो है फाइंड आउट की गई, लेकिन उससे पहले तो एसिड को जानना ज़रूरी था कि एसिड और ये बेसिस ये हैं किस बला का नाम. तो जनाब आप ये देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. वेनीगर पता है ना आपको, उसको कहते हैं सिरके को, ठीक है. वेनीगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ये सब सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं. तो नहीं पता था कि ये जो इनकी ये जो टेस्ट में जो इनका जो डिफरेंस है, ये खट्टे क्यों हैं, वाई दे आर बीइंग सॉर. तो इस वजह से था कि उनकी एसिडिटी की वजह से. तो ये कहने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था जब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर करना किया शुरू, और इस एसिडिटी को या इस कह लें कि चेंज इन टेस्ट को इन्होंने एसिड का नाम देना शुरू किया. इनफैक्ट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एक्री, ठीक है. एसिड जो है वो कौन से, एक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एक्री से आया है, विच मीन्स सॉर. सॉर मीन्स खट्टा. तो इनिशियली एसिड बेस वर डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट चेंज सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ठीक है. तो इनिशियली जो है ना ये एसिड और बेसिस जो है डिफ़ाइन किए जाते थे कि यार वाटर की कोई प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, उसका टेस्ट चेंज हो गया है, ठीक है. फिर 19वीं सेंचुरी के अंदर, आफ्टर द मिडिल एजेस के बाद ही तो सारी तरक्की हुई है ना, ये रेजिडेंस का जो एरा आया है, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व होना शुरू हुआ है कि when these substances were categorized based on their taste, for example acids are sour stuffing taste, ये कॉन्सेप्ट जो है टेस्ट वाला है वहीं से डेवलप हो रहा है. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल फाइंड आउट दैट द सॉर टेस्टिंग स्टफ हैड सम अदर प्रॉपर्टीज़ कॉमन. उन्होंने कहा कि यार नहीं, ये खट्टे तो हैं लेकिन इसके साथ और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. लाइक जो है ना, अगर किसी एसिड को लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या मेटल के ऊपर डालेंगे तो मेटल कोरेट करने लगेगा, यानी कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो चेंज होने लगेगी, बबलिंग होने लगेगी उसके ऊपर. तो उसके बाद फिर ये एंटोनी लोवाइज़र आ जाते हैं. जी एंटोनी लोवाइज़र, इनको द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. और मैंने शायद पहले भी बताया था कि जो क्लासिकल एरा के जो फादर हैं इनको हम कहते हैं जाबिर इब्न हयान केमिस्ट्री के, ठीक है. अच्छा, उन्होंने एक रॉ आइडिया दिया कि एसिड्स डेट इज़ देयर सम एलिमेंट ऑफ एसेंस इन एसिड डेट वुड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एसिडिटी. उस टाइम पे इस बंदे ने बोला था कि नहीं, ये जो इसकी जो एसिडिटी आ रही है या जो इसका ये चेंज आ रहा है इसके टेस्ट में, एसिड्स जो है वो एक्री वर्ड से निकला है ना, एक्री मीन्स सॉर. जो खट्टापन जो आ रहा है इस तरह की चीज़ों में, ये ख़ुद किसी की वजह से है. कोई तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये एसिड है, ठीक है. इतना कॉन्सेप्ट देके बंदा पीछे हो गया क्योंकि शायद बहुत मसरूफ़ था और भी बहुत काम थे इसको. खैर, तो उसके बाद ना फिर इन 1840s लोगों का और फिर दिमाग चलना शुरू हुआ है कि एसिडिटी है क्या. और 1840s के अंदर जो है वो थ्योरीज आना शुरू हुई कि एसिडिटी वाज जनरेटेड बाय हाइड्रोजन. यहाँ से थोड़े कॉन्सेप्ट्स और अच्छे क्लियर होने लगे. इन्होंने कहा कि यार हाइड्रोजन की वजह से ना एसिडिटी होती है, और नॉट ओनली हाइड्रोजन, ये इन्होंने अभी लिखा नहीं है, हाइड्रोजन आइंस की वजह से होती है. हाइड्रोजन आइंस, ठीक है, यानी कि जो आइंस क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं.
पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन आइंस जो है ना, जितना ज़्यादा होगा किसी सब्सटेंस के अंदर आयोनिक फॉर्म के अंदर, उसकी एसिडिटी इतनी ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट 1840 के अंदर आना शुरू हो गया था, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ एसिड्स कॉमन, तमाम एसिड्स के अंदर ये कॉम्पोनेंट कॉमन है हाइड्रोजन आइन जो है ना। फिर एक ये स्वीडिश केमिस्ट आ जाता है मैदान में, इसका नाम है आर्हेनियस, और इसने 1903 में कहा कि भाई एसिड्स की इसने डेफिनेशन दी, ये शायद प्रॉपर डेफिनेशन थी आर्हेनियस की, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। एसिड्स एंड बेसिस ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ आ गया ना, ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। एसिड्स और बेस को इसने उनकी आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो डिवाइड किया एंड रिसीव्ड नोबेल प्राइज़। ऑलराइट, आर्हेनियस को नोबेल प्राइज़ मिला, इसने जो है एसिड और बेस को उनकी आयोनाइजेशन की डिग्री के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो डिवाइड किया था कि सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं एक एसिड डालूंगा तो क्या वो हाइड्रोजन आइन देगा या हाइड्रोक्सिल आइन देगा। देखो एक बात याद रख लो, अभी शायद आगे आ जाएगा, एसिड जो है हमेशा हाइड्रोजन आइन देता है, ये आ गया हाइड्रोजन आइन, और हाइड्रोक्सिल आइन यानी OH ये बेस देता है वाटर में, सही है, अगर उसको मैं रिएक्ट कराऊंगा तो ये आर्हेनियस साहब ने थ्योरी दी, उन्होंने कहा है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइन इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे ये HCl है, ये एक एसिड है, और उसको जब वाटर से रिएक्ट कराया तो ये एक ये है हाइड्रोनियम आइन है, तो वही हाइड्रोजन का ही आइन है। इसको वैसे H3O को बोलते हैं हाइड्रोनियम आइन, सही है। और क्लोरीन अलग हो गया, तो इन्होंने कहा कि यार ये इस बंदे ने हाइड्रोनियम आइन या हाइड्रोजन आइन जो है वो आप कह लें कि इसने लूज़ किया है, तो ये जो है ना इस चीज़ की गारंटी है कि ये चीज़ एसिड है, सही है। आगे वेरस बेसिस की बात कर लेते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, बेसिस को अगर रिएक्ट कराओगे वाटर से या बेसिस को वैसे भी अगर तोड़ोगे तो वो OH आइन देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए कॉमन बेस विच डिसोसिएट्स इनटू सोडियम एंड हाइड्रोक्सिल आइन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो ये देखो, ये सोडियम अलग हो जाएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका OH वाला पार्ट जो है ना ये निकलेगा। सो एसिड जो है वो क्या करते हैं, एसिड्स H आइन देते हैं, ऑल एसिड्स हैव H आइंस एंड बेसिस हैव OH आइंस, बस ये डिफरेंस याद रख लिएगा। आर्हेनियस तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, सही है, उसने हमें ये डेफिनेशन दे दी, एसिड बेस आसान हो गया, समझ में आया। तो कोई भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आइन दे एसिड, कोई भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आइन दे बेस, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली इनके फिर फिजिकल कैरेक्टर्स और फिर इनके टेस्ट में डिफरेंस होगा, बट जो बेसिक डेफिनेशन है ना कि इनकी वजह से बाकी डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। आगे चल रहे हैं, ये देखो आपके सामने कुछ हैं सब्सटेंसेस, इनके आप फार्मूलाज वगैरह लिख दें। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ये, ठीक है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस हो जाएगी, ठीक है। ये HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सोडियम एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, सही है। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है क्योंकि OH आयन आ रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, सही है। तो इस तरह से आप लोगों को एसिड्स और बेसिस की पहचान हो गई। सॉल्ट के पास आ रहे हैं। व्हेन एसिड इज़ मिक्सड विद बेस एट सर्टेन पॉइंट, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड। बेहतरीन, बहुत अच्छा डिफाइन किया, ज़बरदस्त। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक बट न्यूट्रल। देखो ये बात मैं शुरू में आपको जो बता रहा था कि जब आप एसिड को और बेस को रिएक्ट कराओगे, सही है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे बेस अपनी बेसिसिटी लूज़ कर देगा और एसिड अपनी एसिडिटी लूज़ कर देगा। यानी कि ना बेस रहेगा ना एसिड रहेगा, वो एक बीच की फॉर्म बन जाएगी, और वो सर्टेन पॉइंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, और वो उस पॉइंट पे जो प्रोडक्ट हमारे सामने आती है वो सॉल्ट होता है। और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था, सही है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। व्हेन एसिड्स एंड बेस कंबाइंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी खुसूसियात लूज़ कर देते हैं और एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। एंड दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, उस पॉइंट को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहते हैं। इफ़ यू टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, you will feel test tube hot as heat always released during the neutralization reaction and hence increase the temperature of the reacting mixtures, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक एसिड डाला है और बेस डाला है और आप उसको थोड़ा सा शेक कर रहे हो, सही है। ये टेस्ट ट्यूब है, सपोज कर लें भाई, और इसके अंदर ये एसिड भी है और इधर ये बेस भी है,
और यहाँ पर जो है ना जैसे ही आपने इसको रिएक्ट कराया तो अब सॉल्ट बनना शुरू हो गया है, लेकिन सॉल्ट के साथ साथ हीट भी बहुत ज़्यादा जो है वो निकल रही है, H फॉर हीट। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना सिस्टम के अंदर। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, वेरी वेरी गुड। ठीक है, जिसने एक्सोथर्मिक बोला, क्योंकि सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, सही है, हीट निकल के सिस्टम में जा रही है, तो एक्सोथर्मिक हो गया। अगर सिस्टम से अंदर आएगी प्रोडक्ट के तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, हमने पढ़ा है ना पीछे ये। अच्छा खैर, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म रिजल्टिंग न्यूट्रिशन कॉल्ड सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर। अब ये देखो एक रिएक्शन, बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल यही बताते हैं, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, और जनाब ये हो गई बेस जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। व्हेन एसिड्स एंड बेस कंबाइन दे फॉर्म सॉल्ट, आ गया सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट इस तरह से भी बन सकता है। अभी आपको कुछ सॉल्ट्स की एग्जांपल दे रहा है कि इन एसिड्स एंड बेस की ये करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो। अब इतना टाइम नहीं हमारे पास हम इसको करेक्ट करें। ठीक है, तो ये आप देख लो कि सोडियम बेंजोएट जो है, सोडियम बेंजोएट मैं इसमें से एक देख लेता हूँ, कोई अगर मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड, ये जब कंबाइन होंगे तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, सही है। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कंबाइन होंगे तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से आप लोग मैच कर लेना, ठीक है, और ये आंसर्स दे देना यहाँ पे। तो खैर एक्टिविटी है, लेकिन हमारी लर्निंग इससे अच्छी हो जाती है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेस एंड अल्कलीज़म, इनकी खुसूसियात पर भी तो आ जाएं। हमें टेस्ट का तो समझ में आ गया कि एसिड्स जो होते हैं वो, उनका टेस्ट जो है बड़ा खट्टा सा होता है, सॉल्ट टाइप होता है, जो कि हमने विनीगर में चेक किया था। बेसिस जो होती हैं उनका टेस्ट होता है बिटर, ठीक है, सॉर खट्टे को बोलते हैं, और बिटर जो है वो, और बिटर किसको कहते हैं, कड़वे को कहते हैं। ठीक है, ओके। तो एसिड्स हैव अ सॉल्ट टेस्ट एंड बेसिस हैव द बिटर टेस्ट। बी से याद रख लेना, बेसिस फॉर बिटर, सही है। आगे चल रहे हैं, देयर आर मैनी एसिड्स बेसिस इन अवर नेचर में बहुत एसिड्स हैं, उनके बारे में कुछ आपको बता रहा है। टार्टारिक एसिड हमने अभी देखा था, ग्रेप्स के अंदर होता है और टैमरिंड के अंदर भी होता है। सिट्रस एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक लेमन, ऑरेंजेस। लैक्टिक एसिड योगर्ट के अंदर होता है, और ये लैक्टिक एसिड बनता ही लैक्टोबैसिलस, एक वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो, बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि दूध को जो है कन्वर्ट कर देता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में या योगर्ट में। और बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस हम इसके अंदर एक एसिड आना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं लैक्टाइस एसिड, गलत है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा सही। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड मैंने आपको बताया था, जिसको विटामिन सी भी कहते हैं। ये MCQs आते हैं वैसे, पता नहीं IBA वाले दें नहीं दें। IBA वाले तो हमें समझ रहे हैं, हमने PhD किया हुआ है हर चीज़ में। उर्दू में हमने PhD किया हुआ है, और मैथ्स में हमने किया हुआ है, जनरल नॉलेज तो हमें सब आती है। इतने ख़तरनाक पेपर्स दे रहे हैं आप लोगों के मैसेजेस से, मुझे अंदाज़ा हो रहा है जिस तरह से आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। कल मुझसे एक उन्होंने कहा मिसने कि सर इतना हार्ड पेपर था कि ऐसा लग रहा था कि कोई MA उर्दू वाला ही करेगा ये पेपर। तो मैंने कहा आप सही कह रही हैं बिल्कुल, ये पता नहीं क्या समझा हुआ इन्होंने हमें। बहरहाल ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो उसको विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी भी कहते हैं इसको। ये आपको सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलेगा और आंवला के अंदर भी मिल जाता है। सेम गोज़ फॉर हेयर। कुछ बेसिस हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको लाइम वाटर, सही है, उसके अंदर मिलेगा, चूने का पानी जिसे हम कहते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे सोप्स के अंदर होता है ये, और सेपोनिफिकेशन की भी काम आता है, इसके बाद में कभी बताएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यस। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, उसमें मैग्नीशियम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बड़े काम की चीज़ है। एंटासिड्स का आपको पता है ना, जो एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो होता है, सही। सिमिलरली देयर आर नेचुरली अकरिंग सॉल्ट्स दैट आर प्रोसेस्ड फॉर सॉल्ट्स माइन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। तो विच आर प्रोसेस्ड फ्रॉम सॉल्ट माइंस और द एवोपरेशन ऑफ सी, ठीक है। सेवरल सॉलेबल एंड इनसॉलेबल सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री थ्रू न्यूट्रलाइजेशन। कह रहा है नेचुरली भी आपको सॉल्ट्स मिल जाएंगे, सॉल्ट माइन के अंदर होते हैं, और जब सी वाटर एवोपरेट होता है तो नीचे वो सॉल्ट छोड़ जाता है, नमकियात या मिनरल छोड़ जाता है, या आप उसको लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हो।
न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो कि हम पीछे बढ़ के आए। अब ये एक एक्टिविटी है, इसको देख लिएगा अगर आपको समझ में आया तो, लेकिन ये इंशाल्लाह हम जब कराएंगे जब अल्लाह ताला हमें सीट दे देंगे पढ़ाने की। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी ऑल नो डैट वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये बात सही है? वी ऑल नो डैट वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं पानी की बाल्टी भरूं और उसके अंदर जो है वो करंट आता हुआ तार डाल दूं, तो क्या उस पानी के अंदर आप और मैं हाथ डालना चाहेंगे? आप बोलोगे नहीं नहीं सर, चिपक जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आ गया ना ब्रेन हैमरिंग क्वेश्चन। वैसे ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है, इन्होंने सही लिखा है, वी ऑल नो दैट वाटर इज़ अ बैड, लेकिन उन्होंने इसके पीछे वजह नहीं बताई। वाटर अपने आप में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये जो H2O है ना, इस मॉलिक्यूल के अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये करंट को अपने अंदर से पास होने दे, नो। ठीक है, लेकिन इस वाटर के साथ इतने सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स जुड़ जाते हैं, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये क्या करते हैं, वाटर को अल्कलाइन कर देते हैं किसी हद तक, या आप कह लेंगे वाटर की एबिलिटी बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। तो प्योर वाटर बिल्कुल हो ना, जिसमें एक भी आयन नहीं हो, एक भी जो है वो आयोनिक फॉर्म में वो हो ही नहीं, लाइक ना उसमें पोटेशियम, सोडियम, ये इस तरह की कोई भी आयोनिक, कोई भी मिनरल्स या कोई भी सॉल्ट फॉर्म कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल प्योर वाटर हो, तो वो वाकई बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देगा। लेकिन ऐसा है नहीं, वाटर अपनी नेचुरल कंडीशन में है नहीं, हर जगह पानी के अंदर कुछ ना कुछ आयन्स आपको मिलेंगे। तो इसीलिए तजर्बा मत कर लेना कि भाई ये तो मुझे बहुत प्योर वाटर लग रहा है, सर ने कहा था इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तार इसमें डाल के और बैठ जाता हूँ, चेक करता हूँ, तो भाई मसला हो जाएगा, इन्ना लिल्ला हो जाएगा। सही है ना? अच्छा, आगे कह रहे हैं कि बट द टैप वाटर कंटेन्स चार्ज, देखो वही आ गया ना, टैप वाटर कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स। ये आपकी चार्ज पार्टिकल्स आपके पास आएंगे। हर टैप वाटर क्या होता है, हमारे घरों में जो पानी होता है, जो हम टैप ओपन करते हैं, नल का जो ओपन करते हैं, ठीक है, इसमें ये देखो ये आ गया मैग्नीशियम, कैल्शियम आइंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। ये प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट की वजह से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हैंस इट इज़ डेंजरस टू यूज़ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस इफ़ द सरफेस एरिया इज़ वेट। इसीलिए भाई अपना ख्याल रखो। आपको मुझे नहीं पता उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर जो है वो आइंस हैं, और ये आइंस की जो प्रेजेंस है ना, ये इसको इलेक्ट्रिसिटी को रास्ता देती है वाटर में, कंडक्टिविटी का। सही है? ओके, एक्टिविटी, लेट्स मूव ऑन। लिटमस टेस्ट, यस, लिटमस टेस्ट पेपर आपको पता है ना। अच्छा, लिटमस टेस्ट ये एक ख़ास किस्म के पेपर्स हैं जो जिसके ऊपर अगर हम एसिड को डालेंगे तो कलर चेंज होगा, बेस को डालेंगे तो कलर चेंज होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि if the blue litmus paper turns into red litmus paper और remain unaffected, तो क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक होगा नेचर में। लाइक लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, इसके ऊपर मैंने एक एसिड छिड़का या डाला या स्प्रे किया इस पेपर के ऊपर, ये ब्लू से हो गया भैया रेड। सही है? तो ये जैसे ही लाल लाल हुआ ना, तो मैं समझ गया कि ये जो सब्सटेंस मैंने डाला था ना, ये ब्लू से रेड हो गया लिटमस पेपर, इसका मतलब ये सब्सटेंस जो है वो एसिड है। सही है? और अगर रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर रखा है मेरे पास, उसके ऊपर मैं एसिड डालूंगा तो कलर चेंज ही नहीं होगा, वैसा का वैसे रहेगा, तो तब भी मैं समझ जाऊंगा कि ये सब्सटेंस एसिड है। सही है? यही कह रहा है, टर्न्स इनटू ब्लू, और ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स अच्छा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर जो है, सही है, उसके ऊपर एक सब्सटेंस डाला और वो ब्लू का ब्लू ही रहा, तो इसका मतलब है वो एसिड नहीं है, वो बेस है। आया समझ में? ठीक है, नहीं आया समझ में? चलो फिर से समझा रहा हूँ। ब्लू लिटमस पेपर है, उसके ऊपर अगर मैं एक सॉल्यूशन डालता हूँ, वो ब्लू से रेड हो जाता है, तो ये अलामत है एसिड होने की। और अगर रेड लिटमस पेपर है, उसके ऊपर भी मैं वही सेम सॉल्यूशन डालता हूँ और वो अनइफेक्टेड रहता है, तब भी ये अलामत है कि ये एसिड ही है। एसिड का काम क्या है, ब्लू को रेड में कर रहा है कन्वर्ट, और अगर पेपर पहले से ही रेड है और उसके ऊपर मैं एसिड डाल रहा हूँ तो उसको इफेक्ट ही नहीं होगा। सही है? सेम गोज़ फॉर बेस, इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए आप। सही है? कि बेस जो है वो ब्लू कलर का होता है, और बेस ब्लू कलर का नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कि ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है
उसके ऊपर जो है वो अगर मैं बेस डालूँगा तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो मैं समझ जाऊँगा कि ये चीज़ जो है बेस है। और अगर रेड लिटमस पेपर है उसके ऊपर मैं बेस डालूँगा तो वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, सही है। तो मैं समझ जाऊँगा कि ये बेस है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसमें कन्फ्यूजन बड़ी होती है। तो एसिड जो है जनाब, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ फाइनल। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को, अरे बन जा गोल गोल भैया, ठीक है। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है किस में, रेड में। अरे 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 अरे, ठीक है। और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देती है ब्लू में, ठीक है। सही है, क्लियर हुआ, आगे चलें। चलो ओके ओके ओके। यूजेस पूछ रहे हैं आपसे एसिड अल्कली बेस के। तो भाई एसिड अल्कली बेस तो हमारे और सॉल्ट्स तो हमारे आसपास ही हैं, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपने स्टमक के अंदर ही चले जाएं, आप कैसे जाएंगे? मैं नहीं गया आज तक, कभी कोई भी नहीं गया। तो स्टमक में हमारे HCl होता है, सही है। ओके, HCl होता है, ठीक है। टू हेल्प मेक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, आ गया ना HCl, प्रोटीन्स की डाइजेशन कर रहा है कहाँ, स्टमक में। और ये GST के पेपर में, मेरा मार्क्स खा गए ये लोग, GST के पेपर में जो है वो माउथ में डाइजेशन हो रही है प्रोटीन की। भाई खुद इन्होंने पढ़ा ही नहीं है यार, मैं क्या बोलूँ इनको। इनके ख़िलाफ़ ना हमें उठना चाहिए, IBA वालों के ख़िलाफ़, कि आपने इतनी गलतियाँ करी हैं कीज़ के अंदर। खैर, टू हेल्प किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग, ठीक है। HCl सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर और वहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और HCl जो है क्योंकि एसिडिक के नेचर में, तो कुछ बैक्टीरियाज, कुछ नहीं बल्कि बहुत बैक्टीरियाज, आपको मुझे अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं वो जो निवाला खा रहा हूँ ना बोलस, उसकी सरफेस के ऊपर कितना बैक्टीरिया है, तो वो अंदर जाके ख़त्म हो जाता है और फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, अनलेस अनटिल कि वो बहुत ही सड़ा हुआ खाना हो और वो खा लिया है और फिर उससे फूड पॉइजनिंग हो गई है, फिर उससे वोमिटिंग होगी। एंड यू नो इन सीरियस कंडीशंस खून की उल्टियाँ भी होना शुरू हो जाती हैं। वो सीवियर कंडीशन होती है अगर उस बंदे को जो अल्सर भी हुआ है तो। खैर, अच्छा, सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू लो pH लेस दैन 2। अच्छा, pH के ऊपर बाद में बात करेंगे, वो अलग टॉपिक है, इसको छोड़ दो अभी। अच्छा, एंजाइम्स ये छोड़ दो, ये डाइजेशन बता रहा है, काम की चीज़ नहीं। ओके, एसिड जो है वो ये बता रहे हैं आपको, बेंजोइक एसिड जो है ये प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। सॉल्ट है एक बेंजोइक एसिड, इसके सॉरी सॉल्ट कह रहा हूँ, इसके जो सॉल्ट्स हैं, यानी इस सॉल्ट से मुराद वो सॉल्ट मत समझ लेना, ठीक है। मेडिसिन की फॉर्म में भी हम इसको सॉल्ट कहते हैं कि यार इस मेडिसिन के अंदर क्या सॉल्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वो नमक वाला सॉल्ट है, उस एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बेंजोइक एसिड जो है ना वो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, फूड का भी और मेडिसिन में भी। बहुत सारी मेडिसिन के अंदर बेंजोइक एसिड यूज़ किया जाता है ताकि वो प्रिजर्व रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो। कार्बोनिक एसिड, ये जो पीते हो ना कोका कोला, ठीक है, कोका कोला पिला दे, ये जो है ना कार्बोनिक एसिड है ये सारा का सारा। प्रेशर से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो वाटर के अंदर एंटर की जाती है और कार्बोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। एसिडिक एसिड बिल्कुल वेनिगर का कंपाउंड है। वेनिगर मतलब कमॉन, वेनिगर उसको कहते हैं ना सिरके को, उसमें एसिटिक एसिड है। HCl जो है बहुत सारी चीज़ों में है। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, सही है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर है। फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोजिव्स में, प्यूरिफिकेशन में और एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये मुझे यूँ याद है कि इंटर की केमिस्ट्री में शायद इस तरह का कुछ हमारे पेपर में आया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड के लिए कौन सा एसिड यूज़ करते हैं? HNO3, नाइट्रिक एसिड। और फिर ये बेसिस की भी एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो इनको अच्छी तरह से देख लें, याद कर लें, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है मेडिसिन में यूज़ हो रहा है, एंटासिड्स में। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, इन्होंने दिया नहीं है क्या, ये दिया है, ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन यूज इन एंटासिड्स, सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, तो आप ये देख लीजिएगा इसको, ये तो याद करने की चीज़ें। हाँ ओके, सॉल्ट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ इन जनरल, जी बिल्कुल। सॉल्टनेस इज़ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन टेस्ट है, और इस सॉल्ट के बारे में चीज़ें बता रहा है, बस ठीक है, इसको देख लें। एग्रीकल्चर में और प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल केमिकल्स में, रेंजिंग फ्रॉम प्लास्टिक, हर जगह ही सॉल्ट यूज़ हो रहा है। डाइज़ में, सोप्स के अंदर, डिटर्जेंट्स में, ब्लीच में, हाउस होल्ड्स में ये सॉल्ट कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, ये देखो, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, एंड आई एम अमेज्ड टू नो दैट द स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड।
ये जो चूंटी का जो डंक होता है ना, स्टिंग जो होता है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। ये डंक आ गया चूंटी का। ये चूंटी छोटी सी, एक थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ चूंटी बनाने की, यार चूंटी से फड्डा ना हो जाए मेरा। बहरहाल ये उसका डंक है ना, तो उसके अंदर यार ये फॉर्मिक एसिड है ज़बरदस्त। ये तो मुझे फ़र्स्ट टाइम पता लगा है। तो दिस आंट हैव द फॉर्मिक एसिड। When ant bite, it injects the acidic liquid into skin. The effect of the sting can be neutralized by rubbing basic salts. For example, moist baking soda or a calamine solution बना लो, ठीक है, which contains zinc carbonate. All are the neutral salts और basic. तो कह रहा है जैसे ही वो एसिड अंदर जाएगा ना, तो उसके ऊपर आप जो है ना वो नमक वारा लगा के थोड़ा सा रब कर दें, तो फिर उस एसिड का उस नमक के साथ जो है वो रिएक्शन होगा और बेस बन जाएगी, ठीक है। तो वो एसिडिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी वैसे। अच्छा, पीएच स्केल जो है भाई किसी भी लिक्विड या किसी भी उसकी सब्सटेंस की जो है ना एसिडिटी या बेसिसिटी को नापता है, ठीक है। ये आपके सामने पीएच स्केल है। ये 1 से लेके 14 तक होता है, इसकी रेंज होती है। 7 के ऊपर जो है वो न्यूट्रल होता है, सही है। तो जो भी सब्सटेंस 7 से बिलो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिड्स। और जो भी सब्सटेंस 7 के बाद होंगे, जिनका पीएच 7 के बाद आएगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर एसिड है, तो उसका नंबर भी क्या है, 1 ठीक है। उसके बाद ये नंबर 2 के ऊपर लेमन जूस, तो इसकी थोड़ी एसिडिटी कम है लेकिन है एसिड। फिर विनेगर, इसकी भी थोड़ी, ये भी एसिड है मगर इसकी एसिडिटी थोड़ी कम है। फिर सोडे की एसिडिटी थोड़ी कम है मगर एसिड की रेंज में ही आ रहा है, सही है, 1 to 7 की रेंज में ही आ रहा है। रेन वाटर भी एसिडिक होता है, उसकी एसिडिटी थोड़ी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन 5 पर है। मिल्क जो है ना, मिल्क का 6.5 होता है वैसे, 6.5। तो हम मिल्क को कहते हैं कि स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है। और प्योर वाटर जो होता है ना, बिल्कुल प्योर वाटर, वो न्यूट्रल होता है अगर उसमें कोई भी आयोनिक फॉर्म नहीं है। और एग वाइटनेस जो होती है, उसकी जो सफ़ेदी होती है अंडे की, वो थोड़ी सी बेसिक है। अब देखो यहाँ से बेसिसिटी शुरू हो रही है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, जितना कंपाउंड आगे जाएगा उतना ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्योर बेसिक है, NaOH, तो उसकी बेसिसिटी 14, ठीक है। तो ये पीएच समझ में आया आपको एसिडिटी या अल्कलिनिटी या बेसिसिटी। एन इंडिकेटर है, ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर्स आपको बता देते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स आपको बता देते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ये डाई कहते हैं कलर को, इज़ अ डाई सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेज डेट व्हेन एडिड इन अ सॉल्यूशन गिव डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ डाइज हैं, जब हम उस किसी स्पेसिफिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कलर चेंज कर देता है, और उन कलर्स की बेस में पता लग जाता है कि यार इस सॉल्यूशन का पीएच क्या है, ये बेसिक सॉल्यूशन है या ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग पीएच इज़ बाय इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर। अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट आ सकता है। द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग पीएच इज़ बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर। इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर से एक्यूरेट पीएच पता लग जाती है आपको इस सब्सटेंस की कि ये बेसिक है, न्यूट्रल है या एसिडिक है। आपको कुछ कॉमन जो है वो इंडिकेटर्स बता रहे हैं, फिनॉल्फिथलीन और यूनिवर्सल इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये हैं सारे। यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम अभी जहन से निकल रहा है मेरे, कम ऑन यार। यूनिवर्सल इसका वैसे इसी तरह से नाम है, कोई फिनॉल्फिथलीन या मिथाइल ऑरेंज या ब्लू, इस तरह करके नाम है। खैर आप लोग थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेना, अभी जहन से निकल रहा है। अच्छा, इंडिकेटर्स हैं फिनॉल्फिथलीन, कलर इन एसिडिक मीडियम। अगर इसको मैं किसी एसिडिक मीडियम के अंदर डालूंगा कलरलेस रहेगा ये, ठीक है। तो मुझे इंडिकेशन होगी फिनॉल्फिथलीन ने कलर ही चेंज नहीं किया अपना, लाइक ये फिनॉल्फिथलीन को मैंने इसमें डाला, कलरलेस रहा, तो मैं समझ जाऊँगा भाई ये एसिड है, सही है। और इसी फिनॉल्फिथलीन को अगर मैं बेसिक मीडियम में डालूँ तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो फिनॉल्फिथलीन को मैंने एक और इन मीडियम में डाला, वो पिंक कलर का हो गया, तो मैं समझ गया यार ये तो अल्कली है या बेस है। सेम गोज़ फॉर दिस वन एंड दिस वन। ब्रोमोफिनॉल ब्लू, एसिडिक में येलो हो जाता है, बेस में ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, एसिडिक में ऑरेंज हो जाता है, बेस में येलो हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में ऑरेंज हो गया और बेस में डाला तो येलो हो गया। तो कोई बड़ीद नहीं है इन IB वालों से कि ये उठा के दे दें क्वेश्चन, सही है।
ओके, समरी वही है, समरी ना पढ़ लिया करें, समरी पढ़ लिया करें, पूरे चैप्टर का जो है ना एक्सट्रैक्ट होता है ये। ओके, एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा था टेबल शोज पीएच ऑफ 4 सब्सटेंसेस, आंसर द क्वेश्चन बिलो कंसीडरिंग। ओके ठीक है, ये कि उन्होंने टेबल दिया है, ये ब्लड है, ब्लड का पीएच थोड़ा सा बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक, ठीक है। 7.3। ऑरेंज जूस 4 है, तो ऑरेंज जूस तो भाई एसिड है, ठीक है। 1 to 7 की रेंज में जो भी आता है वो एसिड होता है। अमोनिया 11 जा रहा है, 11 पे तो फिर बेसिक हो गया ये, ठीक है। और मिल्क 6.5 यानी ये स्लाइटली एसिडिक है, S.A, स्लाइटली एसिडिक। तो क्या करना है, अच्छा इसकी बेस में हमें ये आंसर्स करने हैं सॉल्व। ओके, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स मिल्क क्या है भाई, स्लाइटली बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्लाइटली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो मिल्क जो है वो स्लाइटली एसिडिक है, सही है। न्यूट्रल के करीब करीब है, लेकिन न्यूट्रल से 5 पॉइंट पीछे है, एसिडिटी की रेंज में ही है, तो स्लाइटली एसिडिक है, तो मैं इसको स्लाइटली एसिडिक पे लगाऊंगा और यही सही आंसर होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं ये, विच लिस्ट द सब्सटेंस फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट एसिडिक। अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि इसी सब्सटेंस के अंदर जो है वो लीस्ट से लेके मोस्ट एसिडिक तक, तो जो सबसे कम एसिडिक होगा उसको पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद जो कम एसिडिक होगा उसको, इस तरह से आप बना लें। तो सबसे पहले तो अमोनिया आएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कम एसिडिक ये है, लीस्ट अमोनिया आ गया ये। उसके बाद अमोनिया के बाद होना चाहिए ये 7.3 ब्लड होना चाहिए, तो ब्लड का ये बी लगा देते हैं। उसके बाद फिर 6.5 मिल्क होना चाहिए, मिल्क का एम लगा देते हैं। उसके बाद फिर ऑरेंज जूस होना चाहिए, ये ना ऑरेंज जूस होना चाहिए, इसके बाद वो लगा देते हैं। तो अमोनिया आ रहा है इसमें, फिर ब्लड आ रहा है, फिर इसमें मिल्क आ रहा है, फिर यही है पहला वाला ही सही है आंसर, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द राइट वन। तो हमने ये अब यानी कि ये जो है सबसे कम एसिडिक, फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक, फिर ये थोड़ा ज़्यादा एसिडिक, और ये ऑरेंज जूस ये तो पूरा ही एसिडिक, सही है। तो इसके ऊपर लीस्ट से मोस्ट एसिडिक तक हम गए, हमारा ये सफ़र रहा, इसके ऊपर हम दास्तानें लिखेंगे। अच्छा आगे, विच सब्सटेंस इज़ द मोस्ट अल्कलाइन, इनमें से कौन सा अल्कलाइन है अमोनिया में, अभी देखा ना हमने कुछ 11 है इसका, तो 11 pH जिसका हो वो बेसिक होता है या अल्कलाइन होता है, ठीक है। विच सब्सटेंस हैज़ pH वैल्यू क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल, क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल तो इसकी होगी ना, ये ब्लड की। क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल जो है वो ब्लड की होगी, क्योंकि अगर मैं 3 हटा दूंगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन 6.5 में यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है 7 तक, आई समझ में बात, लाइक 6.5 है ना, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है न्यूट्रल बनने में 7 तक, और इधर जो है वो 2 का डिफरेंस है, तो ब्लड शुड बी द राइट आंसर, क्लोजेस्ट टू दिस वन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द मोस्ट यूजफुल इन टेस्टिंग इफ अ सब्सटेंस इज ईदर एन एसिडिक, और बच्चों वाला सवाल ऐसे दे दिया करो IBA। अच्छा, ये आपसे कह रहा है कि एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम इनमें से क्या चीज़ यूज़ करते हैं, फ़िल्टर पेपर, लिटमस पेपर, थर्मोमीटर सॉरी, और क्या चीज़ है ये, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो अभी लिटमस पेपर हम याद करके आए ना, अभी पढ़ा है ना कि ब्लू को जो रेड करेगा वो होगा एसिड, और रेड को जो ब्लू करेगा वो होगा बेसिक, सही है। तो लिटमस पेपर हमें बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। फोर्स एंड प्रेशर, ओके, फोर्स एंड प्रेशर, यस, ओके। अब ये चैप्टर नंबर 7 है, फोर्स एंड प्रेशर, जल्दी जल्दी इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये आपको फोर्स और एरिया के बारे में बता रहा है। अच्छा, प्रेशर जो है ना असल में वो बनता ही फोर्स बाय एरिया, इसकी डिवीज़न में कर दूँ ना अगर, तो ये प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। चलो उसको आगे देखते हैं, फार्मूला आना तो चाहिए, आएगा इसमें, ठीक है। प्रेशर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, प्रेशर को, ये आ गया, सही है, ये प्रेशर ही होता है। प्रेशर का मतलब होता है, इन्होंने अगर कोई अच्छी सी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई हो, यस, डिस्क्राइब्स हाउ अ फोर्स इज स्प्रेड ओवर एन एरिया, वेरी गुड, वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प, ठीक है।
प्रेशर का मतलब है कि फोर्स जो है ना वो किस तरह से एरिया पे स्प्रेड हो रही है, सही। हाउ अ फोर्स इज स्प्रेड ओवर एन एरिया, इट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ सर्टेन एरिया, प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय, यानी इस एरिया के ऊपर भी तो फोर्स लग रही है और एक इस एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है, तो इधर भी फोर्स जो लग रही है तो वो स्प्रेड किस तरह से हो रही है, ठीक है, कितनी हो रही है और किस हद तक स्प्रेड हो रही है, और इधर जो फोर्स लग रही है वो किस हद तक हो रही है। आपका क्या ख्याल है, इधर जो फोर्स लग रही होगी, प्रेशर इधर ज़्यादा होगा या इधर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इधर ज़्यादा होगा, बिकॉज इधर एरिया कम है तो सारी की सारी फोर्स इस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, तो इधर प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पर एरिया बड़ा है तो यहाँ पर फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फोर्स बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी, तो प्रेशर भी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो एरिया जितना कम होता है ना और फोर्स ज़्यादा होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और एरिया अगर बड़ा होगा और फोर्स लग रही होगी उसके ऊपर कांस्टेंट तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये जनरल फिनोमेना याद रखिएगा। फोर्स बाय एरिया, इसका तो एमसीक्यूज़ भी आया था मेरे जीएसटी में भी, अगर यहीं से कई बात होगी तो मैं बता दूंगा। दो चीज़ें हैं, फोर्स और एरिया, समझ में आ गया आपको। ये बोल रहा है शोज दैट द लार्जर द फोर्स द ग्रेटर विल द प्रेशर, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। सिमिलरली स्मॉलर द सरफेस ग्रेटर विल बी द प्रेशर, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि छोटा सरफेस एरिया होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, बड़ा सरफेस एरिया होगा तो प्रेशर जो है वो कम फील हो रहा होगा। एग्जाम्पल दिए इन्होंने हैमर वाली, ओके, ये कह रहे हैं फोर्स 200 न्यूटन है, एरिया ऑफ द नेल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रेशर बता दो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, वैल्यूज पुट करो। प्रेशर F बाय ए, यानी कि फोर्स को एरिया से आप डिवाइड कर दें, 200 उसको 0.5 से आपने किया, 400 न्यूटन, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा क्या है भाई, दूसरा ट्रक, ओके ट्रक का, अरे ये तो वही सवाल है, सीधा सीधा ये जीएसटी पे सवाल आया था मेरे, एग्जैक्टली बस उन्होंने वैल्यूज चेंज कर दी थी। यहाँ पर जो है वो 3 था वैल्यू में और इधर 15,000 के बजाय 12,000 था, सिंपल, सही है। और उन्होंने वेट का आगे लिखा हुआ भी था कि वेट जो है ना फोर्स है, तो वो तो हमें मालूम है कि वेट फोर्स है, F=W=mg, mg कहते हैं ना इसको, यही होता है ना, ग्रेविटी की फोर्स होती है मास के साथ, तो वेट तो फोर्स है ऑब्वियसली, ये तो पता था, तो सिंपली फोर्स था। इसमें थोड़ी सी जो है ना बस ये करना था आपको कि क्योंकि हमसे फोर्स पूछ रहे थे तो प्रेशर को उधर ले जाएंगे हम, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक एरिया जो है वो 5 मीटर स्क्वायर है, प्रेशर जो इसने बताया हमें वो 15,000 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, ये मुझे फार्मूला पता है, P=FA, तो यहाँ पर मैं F को इधर ले जाऊँगा, उस तरफ ले जाऊँगा मल्टीप्लाई करने के लिए उससे, तो ये प्रेशर को ले जाऊँगा उधर, तो ये प्रेशर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया से। प्रेशर कितना था 15, एरिया कितना था 5, आंसर कितना आया 70। तो इसी तरह से जो जीएसटी में जो मुझे भी याद आ रहा है, असल में 2-2 3-3 चीज़ें जहन में चल रही हैं एकदम से, तो इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था 3 को 12 से, तो 12,000 तो आंसर था, यहाँ पर जो है वो 4,000 था, कुछ 4,000 था, यस। तो 3 4 था 12 आंसर आया था, मुझे अच्छी तरह ये क्वेश्चन याद आ गया। इस तरह से, मतलब ये तो खैर छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, आप करेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, सिंपल फार्मूलाज हैं, और भी ये जो है नेचुरल एग्जाम्पल दे रहा है। आगे चलते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, या अच्छा, यूनिट्स ऑफ प्रेशर में क्या है, इन प्रेशर फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन, आपको पता है फोर्स को हम न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं, एरिया इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है, देयरफॉर द प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका जो है वो ऐसा ही यूनिट हो गया, सही है। और कभी कभी ऐसा यूनिट जो है वो जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहा होता है उनके नाम पर भी रख देते हैं, इसीलिए इस यूनिट को जो है ना जी, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, इसको प्रेशर को, इसको पास्कल साहब ने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था, आप जो भी कह लें, तो उनके नाम पर इसको पास्कल भी कहते हैं, यानी प्रेशर का यूनिट जो है ना वो पास्कल है, और पास्कल का मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है। अच्छा, ये ना बहुत छोटा यूनिट होता है तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए किलो पास्कल भी लिखते हैं, यानी किलो पास्कल का मतलब है कि एक पास्कल के अंदर 1000 पास्कल्स हैं, सही है। और अगर आपको एयर प्रेशर नापना है तो उसके लिए जो हम PSI यूज़ करते हैं, तो प्रेशर की यूनिट्स समझ लें अच्छी तरह से,
बिल्कुल जो कॉमन यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम इसको पास्कल भी कहते हैं। पास्कल का मतलब है ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल बड़ा छोटा यूनिट है तो हम किलो पास्कल्स में चीज़ों को नापते हैं, उनके प्रेशर को, और किलो पास्कल के अंदर 1000 पास्कल्स होते हैं। सही है। और अगर एयर का प्रेशर नापना है तो उसके लिए एक दूसरी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं इसकी यूनिट में, उसका नाम होता है PSI। सही है। तो जैसे बाइक के टायर के अंदर जो है वो 200 किलो पास्कल होता है, ये 200 किलो पास्कल जो है 30 PSI के बराबर है। सही है। तो आसानी हो गई ना, वरना इतने इतने नंबरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती। तो 30 PSI इक्वल्स टू 200 किलो पास्कल्स। ठीक है। ब्लेस पास्कल वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अबाउट, या आ गया ना, ब्लेस पास्कल नहीं तो किया था। ब्लेस पास्कल वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड वो डिस्कवरीज अबाउट प्रेशर इन फ्लूइड्स लेड टू पास्कल्स लॉ आफ्टर हिज नेम। इसी ने पास्कल लॉ दिया, और प्रेशर जो है वो पास्कल लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा ये उसमें है, फिज़िक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, ये इंटर की मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, वाटर प्रेशर, वाटर देखो हर चीज़ प्रेशर दे रही है। मैं आपको बताऊँ, हम जो है ना प्रेशर से घिरे हुए हैं। वाटर का प्रेशर है, एयर प्रेशर है, और हर चीज़ का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है दुनिया पर, वाटर का प्रेशर है लैंड पर। तो ये प्रेशर जो है ना एक दूसरे का हर चीज़ के ऊपर है, और मेरे दिमाग में भी अभी बहुत प्रेशर है। ठीक है। आप लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है पेपर्स का। तो ये प्रेशर तो रहता ही। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, दी अमाउंट ऑफ प्रेशर एट योर टैप कैन डिपेंड ऑन हाउ मच हाई। अच्छा, ये अभी ये थोड़ी सी सिमेट्री बताएगा पानी की, वाटर प्रेशर की। भाई देखो, ये लगा हुआ है नल का, सही है, सपोज़ कैसा नल का है ये, अच्छा चलो इससे पानी निकल रहा है। या आप ये कह रहा है कि ये जो आप इसको टैप को ओपन करोगे ना, इस नल के को ओपन करोगे तो उसमें जितनी प्रेशर से पानी आएगा डिपेंड करता है कि ऊपर आपकी जो ये जो आपने इसको क्या कहते हैं, टंकी वगैरह जो जिसमें पानी होता है, सही है, ये कितनी हाइट पर है। अगर ये ज़्यादा हाइट पर होगी तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, बिकॉज वेट की वजह से, इसका वेट क्या फोर्स, और वो उसको ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, तो वेट की वजह से प्रेशर ज़्यादा बनेगा। सही है। तो उसको फोर्स ज़्यादा लग रही है, वाटर जो है ना उसको नीचे आने के लिए उसकी फ़ोर्स ज़्यादा लग रही है, तो उसको ओपन करोगे तो इसका प्रेशर ज़्यादा आएगा। बनिस्बत इसके कि मैं इसी नलके को उठा के इस टंकी के बिल्कुल साथ साथ ही लगा दूँ, या टंकी के ऊपर लगा दूँ, अगर सपोज़ करें आप टंकी के ऊपर अगर मैं इस नलके को लगा दूँ, तो क्या प्रेशर से पानी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि फ़ोर्स तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। इसका जो वेट है ड्यू टू ग्रेविटी वो तो नीचे की तरफ कर रहा है। इसीलिए टंकियाँ ऊपर बनाई जाती हैं ताकि भाई पानी जो है वो सब पूरे घर में सप्लाई हो जाए। तो जितना जो है वो मेन सोर्स जो है वाटर की, उससे पानी नीचे की तरफ आप उसकी ओपनिंग रखेंगे तो प्रेशर ज़्यादा अच्छा बनेगा। जितना उसके करीब करीब रखेंगे प्रेशर कम होगा। यही बात ये आपको यहाँ बता रहे हैं कि चलो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल नज़र आ रही है। ये एक बोतल के अंदर उन्होंने जो है वो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, एक तो जो इन्होंने डॉट यहाँ पे इधर जो है ना उन्होंने एक वो किया, होल किया, यहाँ से भी पानी निकल रहा है, ठीक है। फिर एक होल उन्होंने यहाँ पे किया और एक होल उन्होंने ऊपर किया। तो आप देखो कि जो होल सबसे नीचे किया था, ठीक है, क्योंकि पानी यहाँ तक है तो प्रेशर उसका नीचे तक आ रहा है, तो जो होल सबसे नीचे किया था उसके प्रेशर से जो है वो कितनी आगे तक जो है उस पानी की मूवमेंट है, ये पॉइंट C तक जा रहा है। फिर थोड़ा सा ऊपर जो आप होल किया उन्होंने, तो अब फोर्स थोड़ी कम लग रही है वेट की, तो उसकी मूवमेंट जो है अब B तक आ गई। और फिर सबसे ऊपर जो किया A वाला यहाँ पर, तो ये तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही, बिल्कुल ऊपर ही किया हुआ, तो पानी तो गिरेगा लेकिन बहुत कम फोर्स के साथ और कम प्रेशर के साथ। तो ये जो है पानी का दिखाया है कि वाटर प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट हाइट के ऊपर डिफरेंट तरह से जो है वो परफॉर्म करता है, उसका एटीट्यूड जो होता है वो डिफरेंट होता है। सही है। जितनी ज़्यादा नीचे की तरफ होगा और पानी ऊपर होगा तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा। सही है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी इन्होंने, इससे चीज़ें यकीनन समझ में आ गई होंगी। क्या कह रहे हैं, ऐसा ही तो वो है हाइड्रोलिक्स। ओके, हाइड्रोलिक्स, पास्कल्स लॉ। ओके, हाइड्रोलिक्स क्या होते हैं या हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होते हैं, मैं जनरली आपको एक बात बता देता हूँ। लिक्विड के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है और हम उस प्रेशर को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। सही है, सिंपल। हम लिक्विड पे एक प्रेशर क्रिएट कराते हैं और उस प्रेशर को जो है ना लिक्विड के थ्रू यूज़ करते हैं। पास्कल्स लॉ क्या कह रहा है, मैंने लिक्विड इज़ प्लेस्ड इन अ कंटेनर, किसी भी लिक्विड को आप एक कंटेनर के अंदर प्लेस कर दें, ये लिक्विड आ गया, सही है, इस कंटेनर में, द प्रेशर अप्लाइड टू द फ्लूइड बाय द कंटेनर इज इक्वल थ्रू आउट द कंटेनर। ठीक है। अब ये जो कंटेनर
एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना इस लिक्विड के ऊपर, ताकि ये लिक्विड इस कंटेनर की हदूद के अंदर रहे, या इस कंटेनर की जो है वो आप कह लें कि इसको कंटेन करके रखे, इस कंटेनर के अंदर रहे, इससे बाहर नहीं जाए। तो ये एक प्रेशर कौन दे रहा है? कंटेनर प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस लिक्विड के ऊपर। पास्कल आपसे ये कह रहा है कि जनाब इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर जो है ना, जो यहाँ नीचे बेस पर है ना, वही प्रेशर अगर मैं ऊपर एक कंपार्टमेंट बना देता हूँ, सपोज़ एक कंपार्टमेंट यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ भी कुछ लिक्विड डालता हूँ, तो जो प्रेशर नीचे है ना वही प्रेशर ऊपर भी है, जो प्रेशर यहाँ पर है वही प्रेशर यहाँ पर भी है। थ्रू आउट द कंटेनर जो है ना लिक्विड के ऊपर सेम प्रेशर रहेगा, वो ये कह रहा है आपसे। आई समझ में बात? प्रेशर अप्लाई टू द फ्लूइड बाय कंटेनर इज़ इक्वल थ्रू आउट द कंटेनर। इस पूरे कंटेनर में लिक्विड को मैं चाहे यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ या यहाँ, प्रेशर जितना भी लगा रहा है ना ये कंटेनर, ये थ्रू आउट द सेम रहेगा। अब इसी फिनोमेना को ना हाइड्रोलिक्स के अंदर जो है वो यूज़ किया गया। सही है, ओके। ये कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक्स क्या है? इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड इन द मोशन। सिंपल, स्वीट, क्रिस्प, ठीक है। हाइड्रोलिक्स जो है इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड इन अ मोशन। अब लिक्विड जो है मोशन के अंदर है, यानी वो अपने साथ कुछ ना कुछ प्रेशर लेके जा रहा है, उसी प्रेशर को तो यूज़ करना है। अभी देखो शायद आगे आएगा। द प्रेशर इन अ लिक्विड इज़ ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो वही इसका हम लॉ देखते हैं कि प्रेशर इधर भी उतना ही है तो प्रेशर इधर भी उतना ही रहेगा, तो फिर इधर भी इतना ही रहेगा, तो फिर क्यों ना इस प्रेशर को हम लिक्विड के आगे भी यूज़ करें। तो वो यही कह रहा है कि जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर है ना वो थ्रू आउट इक्वली ट्रांसमिट हुआ होता है सारी डायरेक्शन में। सो अ फोर्स एक्सर्टेड एट वन पॉइंट ऑन अ लिक्विड विल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर पॉइंट इन द लिक्विड। यहाँ पर जो है अगर 10 न्यूटन की फोर्स है इस पॉइंट के ऊपर, 10 न्यूटन की फोर्स है, तो वो सेम फोर्स ट्रांसमिट हो रही होगी ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर भी 10 न्यूटन की फोर्स। सही है। तो हमें तो लिक्विड एक अच्छा मीडियम मिल गया एक फोर्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कराने का, और यही तो हम हाइड्रोलिक्स में करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। तो इस फोर्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट करने का, या इसकी फ़ोर्स वैसे तो नेचुरली हो रही है, इस फोर्स को किसी भी तरह से यूज़ करने का, इसी टेक्नोलॉजी को हाइड्रोलिक्स कहते हैं। ठीक है, ये लिक्विड का जो प्रेशर है ना उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड इन अ मोशन। लिक्विड जो है वो प्रैक्टिकली मोशन के अंदर है, एक फोर्स के साथ है, और उसी फोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन द वाटर पिस्टल्स, आपने वो पानी की गनें देखी होंगी, उसके अंदर हाइड्रोलिक्स ही है। कार लिफ्टर्स हो गए, बिल्कुल, कार क्रेन्स हो गई, ये सारे हाइड्रोलिक्स के ऊपर चल रहे हैं। ये बड़ी बड़ी कार क्रेन्स जो होती है ना, ये हम यहाँ बैठ के, ऊपर बंदा बैठा हुआ है, उसने एक पैडल दबाया और वो पूरी क्रेन का जो है वो आप कह लें कि उसका जो आर्म है वो ऊपर होना शुरू हुआ। वो कैसे हुआ भाई? इधर लिक्विड था बहुत सारा, इधर बहुत सारा फ्लूइड था। ये सपोज़ ये क्रेन आर्म है, ठीक है, और ये इधर बंदा बैठा हुआ है, इसने एक बटन दबाया और ये क्रेन आर्म ऊपर जाना शुरू हो गया। कैसे? ये जो इतना बड़ा यहाँ पे उसका जो आर्म है ना, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगा, और उस प्रेशर को, उस फोर्स को यूज़ करके ये क्रेन आर्म ऊपर गया। ये बड़ी, इतना डिटेल्स तो मैं नहीं समझा सकूँगा ऑब्वियसली, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट ले लो कि लिक्विड को हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी फ़ोर्स को, यही हाइड्रोलिक्स है। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स यूज़ पावर ऑफ मूविंग लिक्विड। लिक्विड मूव हो रहा होता है और उसके पावर से ये जो है ना कार लिफ्टर्स और बिग क्रेन्स ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लिक्विड्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको कि प्रेशर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट कर सकते हो इन लिक्विड्स के थ्रू। ठीक है, इन हाइड्रोलिक सिस्टम एक्सर्ट अ स्मॉल फोर्स ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन लीड टू प्रेशर बीइंग ट्रांसमिटेड क्रिएटिंग अ लार्ज फोर्स ओवर अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस एबिलिटी टू मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अलाउज हाइड्रोलिक्स टू बी यूज इन मैनी एप्लीकेशंस। ठीक है, थोड़ा सा एरिया जो है इसके ऊपर प्रेशर आया, ये प्रेशर थोड़ा यहाँ ट्रांसमिट हुआ और इधर थोड़ा बड़ा एरिया था क्रॉस सेक्शनल, यहाँ तक गया, इधर जाके और ट्रांसमिट हो गया प्रेशर इधर, तो ये इधर से इधर ट्रांसमिट कर रहे हैं स्मॉल एरिया से बिग एरिया पे फोर्स को। छोटे एरिया पे जो फोर्स लगा है उसको दूसरे बड़े एरिया की फोर्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एबिलिटी जो है ना मैग्नीट्यूड की, फोर्स की, जो कि हाइड्रोलिक्स में हम यूज़ करते हैं, इस क्वालिटी की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ों में हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ करना शुरू किया। हाइड्रोलिक्स ब्रेक का नाम सुना है आपने? इसमें है, ये आ गया इसमें। सो टू बी यूज इन मैनी एप्लीकेशन सच एज कार ब्रेकिंग सिस्टम। यस, क्लासिकल एग्जाम्पल तो यही है ना हाइड्रोलिक्स की, कार ब्रेकिंग सिस्टम।
जो हम कार में ब्रेक लगाते हैं ना, तो हमने तो एक हल्का सा पुश किया है पैर से, कैसे जो है वो इतनी चलती हुई गाड़ी रुक जाती है। ये हमने जो हल्का सा पुश किया, तो ये फोर्स जो हमने लगाई, ये फोर्स ना ब्रेक ऑयल होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ब्रेक ऑयल तक जाती है। ब्रेक ऑयल लिक्विड है ऑब्वियसली, वो उस फोर्स को लेता है और उस फोर्स को आगे ट्रांसमिट करता है आगे वाले व्हील्स तक, और वहाँ पर जो है वो व्हील पैड जो होता है वो व्हील्स के ऊपर जाके लगता है और फिर स्पीड में कमी आना शुरू होती है। देखें कितना स्मार्टली हमने लिक्विड के प्रेशर को यूज़ किया एक हल्की सी फोर्स से। हाइड्रोलिक सिस्टम्स ऑल्सो फाउंड इन लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए, हाइड्रोलिक जैक्स हो गए, स्विंग चेयर्स हो गई, लिफ्ट्स वगैरह हो गई, सब में हम लिक्विड के पावर को यूज़ कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और भी यहाँ पे चीज़ें आप देख लें, ये कार ब्रेकिंग सिस्टम इन्होंने पूरा दिया हुआ ही है। अच्छा, ये दिया हुआ ही है इन्होंने पूरा यहाँ पे। ये देखो, ये ब्रेक को पैडल को उसने हल्का सा मूव किया, ये फोर्स यहाँ पर गई इधर, ठीक है, ये सिलेंडर है इधर, यहीं कहीं ब्रेक ऑयल होगा, ब्रेक ऑयल तक वो प्रेशर पहुँचा, उस फिर ये रहा इधर, शायद ये थोड़ा सा वो है ब्लर हो रहा है, उस ब्रेक ऑयल की फोर्स यहाँ तक पहुँचती है इस लार्ज प्लेट तक, और ये जाके यहाँ पे लगता है और ये व्हील से यूँ टकराता है और व्हील की स्पीड। तो एक छोटे से पुश से हमने कैसे लिक्विड के थ्रू पूरी फोर्स को ट्रांसमिट किया यहाँ तक, और वो इसको जो है ना, ये टायर को फिर इससे रगड़ता है और उसको स्पीड जो है वो कम करता है चारों ब्रेक की। सो इन अ कार ब्रेक सिस्टम द फोर्स फ्रॉम द ड्राइवर्स फुट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द ब्रेक फ्लूइड इन अ स्मॉल पिस्टन। देखा, ब्रेक फ्लूइड जाता है उसके ऊपर पिस्टन में, और फिर ये पूरा है, आप ये पढ़ लीजिएगा, इसमें टाइम ज़्यादा होगा इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा इतना। सिस्टम आपको नेचुरली समझ में आ गया होगा। फिर ये है हाइड्रोलिक जैक सिस्टम, इसके अंदर भी ये हैवी लिफ्ट्स लोड उठाता है, ये ना जैक सिस्टम जो है, इसको हम हैंडल को यूँ पुश करते हैं और ये हैवी लेके जाता है सिस्टम के ऊपर, इसमें भी यही यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, हाउ हाइड्रोलिक जैक इज़ वर्क। अब ये इसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत टाइम जाएगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाएगा पीछे जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब फिर हम दोबारा आके थोड़ा सा इसको देख लेंगे, वरना मुझे नहीं लगता इसमें से कोई ख़ास इतना आएगा। हाँ, गैस प्रेशर इन अ कंटेनर, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। A gas pressure is closed container is a result of a gas molecules hitting inside the G। ये जो गैस प्रेशर है बनता कैसे है? In a closed container is a result of gas molecules hitting the inside wall of container। गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कंटेनर से टकरा रहे होते हैं, सर मार रहे होते हैं इधर से उधर, इधर से उधर से उधर, इनके टकराने से ना एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो प्रेशर कहाँ से क्रिएट हो रहा है? ये गैस मॉलिक्यूल है और ये दीवार है कंटेनर की, इन दोनों के टकराव से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सही है, हिट कर रहा है ना ये इसकी कंटेनर की वॉल पे। बस ये मेन चीज़ इसमें से यही है। बस आगे, टर्निंग अप द हीट, चेंजिंग द टेम्परेचर अफेक्ट प्रेशर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। बिल्कुल, आप अगर हीट ज़्यादा दोगे ना, ये चेंज इन टेम्परेचर जो है ना, आप अगर इसमें गैस है कंटेनर में, यहाँ से मैं जो है ना हीट देना शुरू कर दूँ इसको, सही है, ये सपोज़ मैंने लकड़ियाँ जलाई, मैं जंगल में था, वहाँ से मैं लकड़ियाँ लेके आया, मैंने लकड़ियाँ काट के जलाई, हीट दी मैंने इसको मैंने हीट दी ना, तो यहाँ से हीट जा रही है, अब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से यहाँ पे। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर और ज़्यादा एनर्जी आ गई, अब ये बड़ी ज़ोर से टकराएंगे इससे, दीवारों से इसकी कंटेनर की, सही है, नाक में दम कर देंगे इसका, इतनी ज़ोर से टकराएंगे, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर आप हीट को टर्न अप करेंगे ना, तो ये प्रेशर राइज़ हो जाएगा, सही है। इफ़ यू टर्न अप द हीट, सही है, डबल द टेम्परेचर एंड यू डबल द प्रेशर, बस बात ख़त्म। क्या ज़बरदस्त बात बोली इसने, समंदर को कूजे में समो दिया, वाह वाह वाह। डबल द टेम्परेचर बढ़ा दो भाई, प्रेशर भी डबल हो जाएगा, सिंपल स्वीट क्रिस्प। आगे, मोर प्रेशर लोअर वॉल्यूम। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम का आप मतलब समझ लें। देखो, वॉल्यूम अगर इसका MCQs भी आया था वैसे, ठीक है ना। देखो, ये कंटेनर है एक, सही है, यहाँ पर गैस है, और एक ये कंटेनर है, यहाँ पर भी गैस है। क्या लगता है आपको कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा? प्रेशर इधर ज़्यादा होगा। वॉल्यूम जितना कम होगा ना, प्रेशर उतना बढ़ेगा, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम डाउन, प्रेशर अप, सही है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम अप तो प्रेशर डाउन, सही है। एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली नहीं है, सॉरी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, बस ये इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। डेंसिटी ऑफ गैस, इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ कंटेनर एंड द प्रेशर ऑफ सिस्टम विद इन कंटेनर इंक्रीजेज। सिंपल है भाई, एक गैस का कंटेनर है, उसके अंदर जो है वो सपोज़
1 kg गैस है, सपोज़ 1 kg गैस है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने ऐसे लगा लिए कि इसमें 100 होंगे। और फिर एक यही कंटेनर है, इसके अंदर 2 kg गैस है, सही है, और हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लगा लिया इसमें 200। तो क्या ख्याल है आपका प्रेशर कहाँ पर होगा? बियरिंग दैट इन अ माइंड, अपने जहन में ये चीज़ रखें कि वॉल्यूम जो है ना दोनों का सेम है, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, और एक कंटेनर के अंदर जो है 1 kg गैस है, उसमें सपोज़ 100 मॉलिक्यूल्स हैं, और उसी वॉल्यूम के कंटेनर में 2 kg गैस है और उसके 200 मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या ख्याल है आपका भाई, किसका प्रेशर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इस वाले का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा बढ़ गई। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिवाइड कर दो उसको वॉल्यूम से, डेंसिटी यही तो होती है कि वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है। सही है जनाब, तो डेंसिटी ऑफ गैस आप बढ़ाएंगे तो भाई प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स यू हैव इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ गैस। न्यूमेटिक्स, ओके, न्यूमेटिक्स क्या होते हैं? न्यूमेटिक्स क्या होते हैं? न्यूमेटिक्स मैं आपको बताता हूँ, देखो एक्चुअली इसका जो फिनोमेना है ना वो सांस लेने से है। इसको थोड़ा सा अगर इसमें कोई अच्छी डेफिनेशन आ जाए, इसमें क्या है? द वर्ड न्यूमेटिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड न्यूमा, सही है, विच मीन्स ब्रीथ और विंड, सही है। इसका मतलब ये होता है कि सांस लेना या एयर प्रेशर वगैरह, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, न्यूमेटिक्स द एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट इज़ कंसर्न विद द यूजिंग ऑफ एनर्जी इन compressed गैस टू मेक समथिंग मूव और वर्क, ठीक है। गैस को कंप्रेस किया जाता है ताकि थोड़ी जो है मूवमेंट इसके अंदर आए। ये न्यूमेटिक्स जो है ना, ये हाइड्रोलिक्स की तरह से आप समझ लें। हाइड्रोलिक्स के अंदर जो है वो लिक्विड यूज़ हो रहा है। मैं इसको आपका बिल्कुल इसका ना एक्सट्रैक्ट बता दूं। हाइड्रोलिक्स के अंदर लिक्विड्स को यूज़ करके हम प्रेशर की और फोर्स की यूटिलाइजेशन करते हैं। न्यूमेटिक्स के अंदर हम कंप्रेस्ड गैस को यूज़ करते हैं, बस ख़त्म, कंप्रेस्ड गैस। तो न्यूमेटिक्स के अंदर गैसेस कंप्रेस फॉर्म के अंदर, और उधर हाइड्रोलिक्स में लिक्विड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हीरो, अच्छा, अ ग्रीक मैथमेटिशियन हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया क्रिएटेड मैकेनिकल सिस्टम्स पावर्ड बाय विंड एंड स्टीम एंड डॉक्यूमेंटेड दिस प्रोसेस, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया के एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने न्यूमेटिक्स का न्यूमेटिक्स बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। न्यूमेटिक्स सिस्टम्स आर सिमिलर टू हाइड्रोलिक्स इन फंक्शन बट हाइड्रोलिक सिस्टम्स यूज़ लिक्विड इंस्टेड ऑफ गैस। वही वाली बात में जो मैंने आपको बताई थी कि न्यूमेटिक सिस्टम जो है बिल्कुल सिमिलर होता है हाइड्रोलिक्स से इन फंक्शन में, बट हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो लिक्विड यूज़ करता है, न्यूमेटिक्स जो है वो गैस यूज़ करते हैं। बस ख़त्म करो इस कहानी को, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है। स्प्रे गन न्यूमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। बाइक साइकिल का जो पंप है, ये जो जिससे हम पंप करते हैं, ये न्यूमेटिक्स है, क्योंकि ये गैस को यूज़ कर रहा है ना, न्यूमेटिक्स के ऊपर है। वैक्यूम क्लीनर जो है, इसका मॉडल भी न्यूमेटिक्स के ऊपर बना हुआ है। डेंटल ड्रिल, इसका भी बना हुआ है न्यूमेटिक्स के ऊपर, एंड सो ऑन। एरोसोल्स क्या होते हैं? एरोसोल्स जो होते हैं बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, सही है, सॉलिड पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं गैस के अंदर, या लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैस के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। ये एरोसोल्स हैं। लाइक इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, इन्हेलर्स देखें आपने, जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो इन्हेलर्स लेते हैं, सही है, ऐसे इन्हेलर होता है इस तरह से यूँ, और इसका ऊपर यूँ बटन होता है, उसको पुश करते हैं तो मेडिसिन जो है वो प्रोपेल होके बंदे के सांस में आती है, उसमें आती है। ये इसका मुंह है सपोज़, ठीक है, और ये इसकी गर्दन है, और ये चलो समझ लो बस, ये ऐसे ना ये मेडिसिन जा रही है, ठीक है। तो ये जो ऐसे इसने प्रोपेल किया ना, तो यहाँ पे इसने ये एरोसोल्स की उसके अंदर आता है, कैटेगरी में आता है, इन्हेलर्स जो होते हैं। इसने पुल किया जैसे ही, तो मेडिसिन के जो पार्टिकल्स थे ना वो गैस के अंदर जो है ना वो एम्बेड हुए थे या सस्पेंड हुए थे, और वो उस गैस के थ्रू जो है वो मेडिसिन के पार्टिकल्स इसके लंग्स के अंदर गए और इसको ब्रीथिंग आई। समझ में आया बात? कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना उनको हम गैस के अंदर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें दिया हुआ एरोसोल सिस्टम इज अ पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फाइनली डिवाइडेड स्टेट थ्रू अ गैस। एक गैस के अंदर जो है हम कुछ यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उस गैस को हम एज अ मीडियम यूज़ करते हैं आगे उन पार्टिकल्स को ले जाने के लिए। बस ये है और कुछ भी नहीं है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। फॉग हो गया, गेज़र हो गया, ये नेचुरल एरोसोल्स हैं।
फॉग बनती है ना, फॉग जिसे हम धुंध कहते हैं या कोहर कहते हैं, वो कैसे बनती है? जो थोड़ी सी कह लें कि मिट्टी जो होती है, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जो है ना उसके अंदर लिक्विड के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल भी ये दे रहा है कि एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल एरोसोल्स आर हेज, डस्ट, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स एंड स्मोक। सही है, ये आर्टिफिशियल एरोसोल्स हैं ये। और नेचुरल एरोसोल्स के अंदर उन्होंने फॉग बताया है कि ये फॉग है। तो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो आना शुरू होते हैं इसके अंदर। इसमें आगे अगर मुझे कोई वो मिल जाए तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से, ये आ रहा है वैसे इसी के अंदर, चलो इसको पढ़ते हैं। एरोसोल नीड्स नो मिक्सिंग, इसमें मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। मेजरिंग एंड ऑलवेज रेडी टू यूज़ टू पुश द बटन, एक बटन दबाओ और आपकी जो है ना वो फाइनली, क्योंकि ये पार्टिकल्स फाइनली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, गैस फॉर्म के अंदर या लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं वैसे। अब ये आपको यू दिखा रहे हैं, जैसे ये बंदा जो है हेयर स्प्रे कर रहा है, ये हेयर स्प्रे जो कर रहा है ना, अब ये जो मिस्ट आ रही है, मिस्ट, सही है, इस मिस्ट के अंदर मेडिसन होगी या वो चीज़ होगी जो इसके हेयर को शाइन देगी, इसके बालों को शाइन देगी। तो ये जो है ना एरोसोल्स के ज़रिए हुआ। एरोसोल्स कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क विदाउट नीडेड ऑफ एनी एडिशनल इक्विपमेंट और टूल्स। स्प्रे पेंट्स बिल्कुल एग्जाम्पल है इसकी। डू अवे विद नीड, एरोसोल्स आर आइडियली सूटेड टू, अब ये सारा उन्होंने बताया हुआ। ये एयर फ्रेशनर हो गया, ये आ गया देखो इनहेलर, ये आ गया। सॉरी मैं यहाँ पे इतनी बुरी पिक्चर बना रहा था, ये मुझे नहीं पता था आगे आ रही है। अच्छा ये आगे यहाँ पे पिक्चर आ रही है, ये देखो ये इनहेल कर रही है ना यहाँ पे। इसने जैसे इस लड़की ने जैसे इसको पुश किया तो इसमें जो मेडिसिन जो है ना वो उस गैस के थ्रू जो है वो इसने इनहेल कर ली, ठीक है। ये एरोसोल्स की एग्जांपल्स हैं, बस याद रख लें। हेयर स्प्रे, एयर फ्रेशनर, इनहेलर्स, ये सब जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं। एरोसोल्स कैन डिस्प्ले मेडिसिन और अदर प्रोडक्ट्स इन मीटर डोज डाउन टू 50 मिलीग्राम तक की मेडिसिन को जो है ना ये डिलीवर कर सकते हैं एरोसोल सिस्टम्स। और ये इसका प्रिंसिपल है। इसकी वर्किंग में हम जाएंगे नहीं क्योंकि इसको फिर बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कुछ मेन पॉइंट जो मुझे एकदम से नज़रों में आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, अ गैस अंडर इनफ प्रेशर विल टर्न इनटू लिक्विड एंड व्हेन दैट प्रेशर इज़ रिलीव्ड will expand and turn back into gas. This process is known as vaporization. गैस इसके अंदर डाली जाती है, जैसे ये बटन इसको मैं दबाता हूँ ना तो अंदर एक इंटेंस प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो गैस जो है थोड़ी देर के लिए लिक्विड बन जाती है, सही है। फिर जैसे ही मैं इस प्रेशर को हटाता हूँ, वो प्रेशर जैसे ही रिलीव्ड होता है, वो गैस दोबारा जो है वो लिक्विड जो है दोबारा एक्सपेंड होता है और फिर गैस में बन जाता है कन्वर्ट। तो लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड होता रहता है जैसे ही हम इस बटन के थ्रू प्रेशर देते हैं और प्रेशर रिलीव करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन, बस जहन में ये रखिएगा। ये प्रिंसिपल है एरोसोल्स की वर्किंग का, ठीक है। वर्किंग को छोड़ दें आप, ये नोजल वोजल सब वही बता रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ जो है ना इस कायनात की वो प्रेशर दे रही है, एक चीज़ का प्रेशर दूसरे पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ये हमारी अर्थ है और इसके इधर एक लेयर है सराउंड एटमॉस्फेयर की, उसका भी प्रेशर आ रहा है अर्थ के ऊपर, सही है। हमारी अर्थ जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घिरी हुई है और ये प्रेशर बड़ा बेनिफिशियल है, वरना हम लोग जी नहीं पाते। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा फ़िलहाल अभी। तो ये कह रहा है एटमॉस्फेयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ। वही मैंने पिक्चर में थोड़ा सा कोशिश की डेमोस्ट्रेट करने की। द एयर हैज़ मास एंड वेट, ऑब्वियसली एयर जो है उसका मास भी होता है, वेट भी होता है। आप हवा को भरें, एक खाली टायर का वेट कर लें और एक हवा भरे टायर का वेट कर लें, दोनों का आपको मास में डिफरेंस नज़र आएगा। तो इससे पता लगा है कि एयर जो है उसका मास भी होता है, उसका वेट भी होता है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड अगेंस्ट द सरफेस बाय वेट ऑफ द एयर अबव द सरफेस, ठीक है। ये आपसे कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन कर रहा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, एक छोटे से एरिया के अंदर कितनी फोर्स आ रही है, एक्सर्टेड अगेंस्ट द सरफेस, उस सरफेस के ऊपर, बाय द एयर अबव दैट सरफेस। ये सरफेस है और इसके ऊपर मुझे चेक करना है कि हवा जो है वो इस छोटे से पर एरिया के ऊपर हवा कितनी फोर्स रख रही है, ठीक है। ये जो फोर्स इस छोटे से एरिया पे लगा रही होगी ना हवा या आप एयर कह लें, इसको मैं बोलूँगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि एक छोटे से सरफेस एरिया के ऊपर, ये छोटा सा सरफेस एरिया है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर आ रहा है,
एयर का कितना प्रेशर आ रहा है, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है। और सी लेवल पर, हाँ बिल्कुल, इसको हम थोड़ा सा सी लेवल के हिसाब से देखते हैं। एट सी लेवल दिस प्रेशर इज़ इक्वल टू 1 kg ऑन एवरी स्क्वायर मीटर। हम सी लेवल के ऊपर देखते हैं, ये जनरली मेजर किया गया है कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर जो है ना 1 kg प्रेशर आ रहा है, 1 kg। सही है। इक्वलेंट टू अबाउट 1 kg ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी सी इसमें एक चीज़ बता दूं, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे ना, समंदरी सतह पे जो प्रेशर है वो जो है वो चेंज होता जाएगा। समंदर की सतह पे कुछ प्रेशर है, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ मूव करता जाऊंगा, मैं पहाड़ की तरफ चढ़ता चला जाऊंगा, मैं पहाड़ों में चलता चला जाऊंगा, मैं एल्टीट्यूड मेरा चेंज होता जाएगा, प्रेशर जो है ना वो डाउन होता जाएगा। सही है। सी लेवल के ऊपर प्रेशर कुछ होगा, K2 की जो पहाड़ी है, चोटी है, उस पर चढ़ जाऊँ वहाँ पे प्रेशर कुछ होगा, सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होगा। ये सी लेवल है, सही है, इस पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये K2 का पहाड़ है अजीब सा, इसके ऊपर जो है वो प्रेशर थोड़ा कम होगा। और बहुत जब भी हमें प्रॉब्लम होती है, ये चेंज ऑफ प्रेशर है ना, इसकी वजह से आप समंदर की सतह पे तो आराम से सांस ले लोगे, लेकिन K2 की चोटी पे आप आज जो है वो सांस नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हो जाता है डाउन, और आपके अंदर जो लंग्स है ना उनको उस प्रेशर से मैनेज करने में बहुत मसला होता है। ठीक है। अब अगर ये मैं इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है ना, इसमें इस पिक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एट 5600 मीटर अबव द सी लेवल, यानी 5600 मीटर अबव द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कुछ 50,000 पास्कल्स होगा। सही है। लेकिन अगर मैं एयरक्राफ्ट में जाऊं, इस पहाड़ से भी ऊपर एयरक्राफ्ट में चला जाऊं जो कि 11,000 मीटर है, अभी ये 5,000 मीटर अबव था सी लेवल से, अब मैं इस प्लेन में सफ़र कर रहा हूं तो एल्टीट्यूड कितना चेंज हो गया है, यानी समंदर से कितना डिस्टेंस आ गया है, 11,000 मीटर का। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, 25,000 पे आ गया। पहले 50,000 था, 5,600 मीटर के डिस्टेंस पे सी लेवल से 50,000 था, और 11,000 के डिस्टेंस के ऊपर अभी 25,000 आ गए। यानी जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा हूँ मैं, प्रेशर में कमी आती जा रही है। और अगर मैं स्पेस में पहुँच जाऊँगा, द प्रेशर इन द स्पेस अराउंड द सैटेलाइट इज़ ज़ीरो। सैटेलाइट के ऊपर पहुँचूँगा, प्रेशर ही नहीं होगा, ज़ीरो। सही है जनाब। अब आप ये देख लें, एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अबाउट, सी लेवल के ऊपर जो है 100,000 पास्कल्स होता है, 100,000 पास्कल्स सी लेवल के ऊपर होता है। 1 ATM इक्वल्स टू, ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें, 10⁻⁵ आई थिंक, 10⁻⁵, यस 10⁻⁵। 1 ATM जो है वो, यानी ATM जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एक अलग यूनिट है, ये ATM। सही है। ये वो ATM मशीन नहीं है जिससे हम पैसे वैसे निकलवाते हैं। और ATM की एब्रीविएशन क्या है वैसे, नहीं वो वाला ATM याद आ रहा है मुझे, वो वाला ATM भूल रहा हूँ मैं। खैर 1 ATM की 1 एटमॉस्फेरिक जो है 1 ATM, उसकी उसमें कितने पास्कल्स हैं, उसमें 10 × 5 पास्कल्स यानी 100,000 पास्कल्स हैं, और सी लेवल के ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सही है। इसको छोड़ दो, ये एयरप्लेन का ही बता रहा है। हाँ, प्रेशर चेंज होगा आपके कान में, और ऊपर प्रेशर चेंज अलग होगा तो वो कान में पॉपअप होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको भी छोड़ दें। मेयरिंग एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को मेजर कैसे करोगे, जिस डिवाइस के ज़रिए मेजर करोगे उसको बोलते हैं बैरोमीटर। द मोस्ट कॉमन डिवाइस जिससे आप एयर प्रेशर करोगे मेजर, उसको बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर में एक कॉलम होता है मरकरी का। ठीक है, मरकरी जितना ऊपर ज़्यादा जाएगा प्रेशर की वजह से, उतना प्रेशर हम नाप लेंगे। और एन एटमॉस्फेयर ATM इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू एवरेज ऑफ एयर प्रेशर एट सी लेवल। हमने देख लिया ना, सी लेवल के ऊपर जो हम प्रेशर नापते हैं उसको ATM में नापते हैं। अब ये कह रहा है कि एट 15 डिग्री सेल्सियस 1 ATM इज़ 760 mm ऑफ मरकरी। कह रहा है हमने बैरोमीटर में देखा 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उसके ऊपर 1 ATM जो है उसमें 760 mm ऑफ मरकरी जो है वो ऊपर गया, यानी मिलीमीटर तक मरकरी 760 ऊपर गया। देखो ये एक बैरोमीटर है, मरकरी बैरोमीटर, और कंडीशन उन्होंने बताई कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर
सेल्सियस के ऊपर जब हमने इसको रखा तो कुछ ये 760 मिलीमीटर तक ये मूव करके गया मरकरी। ये मरकरी पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से ये मूव करता 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 यहाँ तक पहुँच गया। तो ये कह रहे हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें मरकरी की मूवमेंट 760 नज़र आई। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि सी लेवल के ऊपर इस तरह से हमने बैरोमीटर में प्रेशर नापा, एयर प्रेशर। द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स, एक मरकरी होता है और एक एंड्रॉयड बैरोमीटर होता है। बस इनकी बस वो याद रख लीजिएगा एग्जाम्पल्स, अब इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा। समरी पढ़ लिया करें, मैंने पहले भी कहा है, आपको चीज़ें इसमें से आ जाती हैं समझ में। अब जैसे ये है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल हैज़ अ मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू बता दी इसने। अब ये मीन वैल्यू हमसे पूछ ली अगर IBA वालों ने, क्योंकि वो तो हमें PhD स्कॉलर समझते हैं ना। तो 101,325 पास्कल्स, जो कि रफली 14.7 PSI बन रहा है पर स्क्वायर इंच। PSI मतलब पर स्क्वायर इंच, PSI। तो ये 14.7 बन रहा है रफली एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के ऊपर। सही है। बैरोमीटर द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं इसकी। फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ या नन ऑफ दीज। अब आपको पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सही है। वेक्टर क्या होता है? ऐसी फिज़िकल एंटिटी जिसकी डायरेक्शन भी हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी हो। सही है। तो फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। लाइक 10 न्यूटन फोर्स मैं अगर कहता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। सही है। यानी साउथ की डायरेक्शन में मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो अब डायरेक्शन भी आ गई साउथ की, और कितने न्यूटन लगाई? 10, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो ऑब्वियसली फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो दिस इज़ द राइट आंसर, सी। ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट? प्रेशर का जो SI यूनिट क्या है वो पास्कल है। ठीक है। और पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सही है। द प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन एरिया ऑफ contact is increased, area of contact is decreased, magnitude of force is decreased, area of contact remains same। प्रेशर भाई इंक्रीज़ होगा जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है डिक्रीज़ होगा, यानी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ये हमने पढ़ा था। सही है। आगे, द प्रेशर इन अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड। ये हाइड्रोलिक्स की बात हो रही है कि लिक्विड जो है वो उसका प्रेशर इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? ये पास्कल साहब ने दिया था। सही है। पीछे हम पढ़ के आए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कैलकुलेटेड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे कैलकुलेट करोगे? हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन बैरोमीटर, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन बैरोमीटर, वैसे यही है। हाइट ऑफ लाइम कॉलम, हाइट ऑफ ऑयल नहीं। जो बैरोमीटर है उसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा एलिमेंट होता है जिसको हमने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है? मरकरी जितना ऊपर जाएगा ना उस प्रेशर से हम इतना ही प्रेशर नापेंगे। ठीक है। और मरकरी ही तो होता है हमारे थर्मामीटर्स के अंदर। सही है। वहाँ पर हम हीट कैलकुलेट कर रहे होते हैं इस मरकरी की मदद से। अब एक बंदा जो है बुखार में तपा बैठा है, हम बोलते हैं भाई मुँह खोल, ये थर्मामीटर डाल लो, शाबाश। ठीक है। अब वो मरकरी राइज हो रहा है और वो 98-97 नॉर्मल था, यहाँ से होता ये 103 के ऊपर आ गया। तो 103 पे आके मरकरी रुक गया क्योंकि इससे ज़्यादा हीट नहीं है उसकी बंदे की बॉडी में, इससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं है। तो हम इस 103 को कहते हैं कि तुम्हें तो 103 बुखार हो रहा है, 2 पैनाडोल की गोलियाँ खाओ और सो जाओ। ठीक है। तो उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ ऑफ, अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीज़ होगा, अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ ऑफ बेस एरिया। ये कह रहे हैं कि प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज़ हो जाएगा विद इंक्रीज़ ऑफ बेस एरिया, डेप्थ, वॉल्यूम या मास। भाई जितना लिक्विड का मास बढ़ाओगे ना उतना प्रेशर बढ़ेगा। वही डेंसिटी वाली बात मैंने आपको बताई थी ना, डेंसिटी वाली बात, कि जितना वो यहाँ पे रख लें आप, जितना मास बढ़ाते जाएंगे उतना जो है वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है। वी मे फील इंटरनल इंजरी और एल्टीट्यूड सिकनेस एट हायर और लोअर एल्टीट्यूड्स देन सी लेवल बिकॉज
पहले सवाल को समझो कि हम जो है इंटरनल इंजरी का शिकार हो जाते हैं जब हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं। ज़मीन पे खड़ा हुआ बंदा कुछ नहीं होगा, ये K2 है, K2 पे पहुंचेगा, खांसेगा, सांस लेने में मुश्किल होगी और मर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ प्रेशर आया है, ज़मीन पे प्रेशर कुछ है, सी लेवल पे प्रेशर कुछ है, एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन है। तो मेरे जो लंग्स हैं ना वो डिज़ाइन हुए हैं सी लेवल के ऊपर, यानी जो प्रेशर सी लेवल पर है वही उसी प्रेशर को जो है ना मेरे लंग्स जो है वो मेंटेन रखते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। अब मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरे इनसाइड लंग्स जो है ना उनका प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर जो है वो कम है। इस चीज़ को जो है ना मेंटेन नहीं कर पाते तो हमें सांस लेने में मसला होता है, सिकनेस हो जाती है, इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं। द प्रेशर ऑफ आवर बॉडी रिमेन सेम रहेगा हाई एल्टीट्यूड पे। आवर बॉडी एडजस्ट द प्रेशर स्लोली, our body adjust the pressure quickly, our body unable to adjust the pressure, this is the right answer। हमारी बॉडी जो है वो अनेबल है उस प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन है हाई एल्टीट्यूड पे और हमारे लंग्स में प्रेशर हाई है, ये चीज़ मेंटेन नहीं कर पाते हमारे लंग्स। ठीक है, ऑलराइट, आगे चल रहे हैं। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड इज़ केप्ट इन 3 डिफरेंट वेज ऑन अ टेबल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुड ऑन द टेबल विल बी। ये आपसे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस है, मुझे बता दो कि इन तीनों कंडीशंस के अंदर मैक्सिमम प्रेशर जो है वो या मिनिमम प्रेशर जो है वो कहाँ आएगा। एक तो इसने ये साइड दे दी इधर, एक ये दे दी, एक इसने ये साइड दे दी। ठीक है, अभी कह रहा है मैक्सिमम इन ए पोजीशन पे होगा प्रेशर, या बी पे होगा, या सी पे होगा, या सब पर एक ही प्रेशर लगेगा। तो अब आप मुझे बताइए, इतने डिस्कशन कर चुके हैं हम, क्या होगा इसका आंसर? भाई इसका आंसर होगा जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा ना प्रेशर उतना कम होगा। ठीक है, इस बात पे तो इत्तेफाक है। तो अब देख लो, इसमें से जितना कम वॉल्यूम वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर ज़्यादा होगा, तो ए पर तो जो है प्रेशर कम होगा। ठीक है, और क्योंकि वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा है प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी का वॉल्यूम ए के मुकाबले में थोड़ा कम है लेकिन फिर भी अभी इसमें प्रेशर है। बी का वॉल्यूम देखूँ मैं अगर, तो इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कम है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा होगा ना वो ज़्यादा आ रहा होगा एज़ कम्पेयर टू ए और सी। तो मैक्सिमम इन पोजीशन बी सही है, इस पोजीशन के ऊपर जो है वो प्रेशर ज़्यादा आ रहा है बिकॉज यहाँ पर उसको सरफेस एरिया कम मिल रहा है। ठीक है, आगे चलना है। विच फ्लूइड इज़ यूज इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम्स। हाइड्रोलिक पावर में लिक्विड यूज़ करते हैं, कोई भी हो सकता है वो, वाटर, प्योर वाटर तो नहीं होता, वाटर के साथ कुछ और चीज़ें मिलाते हैं, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी होता है, बिल्कुल नॉन कंप्रेस्ड फ्यूल्स भी होते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज ही होगा, ये सारे ही होते हैं। ऑयल भी यूज़ होता है, वाटर भी, ये लिक्विड्स भी, फ्लूइड्स, सारे फ्लूइड्स यूज़ होते हैं। प्रेशर इन गैसेज इज ड्यू टू collision of molecules with walls of container, atmosphere, collision of molecules with the base of the container, collision of molecules with each other। नहीं, ये हमने पढ़ा था ना कि कंटेनर के अंदर जो प्रेशर आ रहा है वो किस वजह से बन रहा है, ये जो है अपना सर मार रहे होते हैं इसकी दीवार से, दे आर हिटिंग ऑन दी वॉल्स, तो कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसकी वजह से कंटेनर में प्रेशर आ जाता है, बनता है गैसेस का। आगे आपको ये मरकरी की इसने एक डायग्राम बताई है, ये कह रहा है दिस डायग्राम शोज अ मरकरी बैरोमीटर विच डिस्टेंस इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कह रहा है मरकरी जो है ना उस पहले यहाँ पे था, जैसे ही मैंने उसको एक जगह ला के रखा तो प्रेशर की वजह से मरकरी यहाँ तक राइज़ हो गया। तो अब मैं क्या लूँ, क्या ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके और ऊपर तक का डिस्टेंस है, क्या ये प्रेशर है, या इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का ये प्रेशर है, या इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का ये प्रेशर है, इन तीनों में से किस को मैं प्रेशर मानूँ कि प्रेशर कैलकुलेट हो चुका है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन में था मरकरी और वो मैक्सिमम पोजीशन यहाँ तक गया है, तो मैं इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो कैलकुलेशन हुई है 70, मैं इसको प्रेशर मानूंगा। सो सी बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। मरकरी की मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हुई प्रेशर की वजह से, तो मैं इस डिस्टेंस को जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर मानूंगा। बाकी ये क्वेश्चंस हैं, ये तो सब क्वेश्चंस वगैरह हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 हो गया है। थोड़ा सा आप लोग खुद भी पढ़ें, टाइम की बहुत कमी है, मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।